हाउ डिड यू फील टेकिंग द टेस्ट? क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई दोस्तों? व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस? सर काफी टॉपिक्स ऐसे भी थे जो एग्जैक्टली कवर नहीं। टॉपिक्स तो सारे एग्जैक्टली कवर्ड थे मैडम। ऐसा 5 तो क्वेश्चन थे, काफी कैसे हो सकता है? पहली बात तो नहीं, आई मीन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक क्यों? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये एंड हाउ व्हाट ऑल फैक्टर्स विल इम्पैक्ट इट। टॉपिक हैंड आउट दिया था पूरा मैडम छाप के, वो खोल के नहीं देखा होगा आपने। जॉबलेस को देखने डिस्कस करेंगे आपसे डिटेल में, एक बार ये थोड़ा सा कवर हो जाए। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जॉबलेस ग्रोथ, इस पे पूरा हैंड आउट दिया था मैंने पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें सर बेसिकली लिखना कहते हैं स्टैटिस्टिक्स आएगा ना इसमें काफी। सब कुछ आएगा इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स तो आएगा ही आएगा। $5 ट्रिलियन डिबेट भी हमने दी थी पूरी, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अचीव दैट, वो भी बात हुई थी हमारी, है ना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बेस ईयर, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, आपने ये भी पूरा क्लास में भी बताया था और हैंड आउट भी शायद रहा होगा। नहीं था तो क्लास में होगा, लिखवा दिया होगा फिर मैंने क्लास में। जीडीपी ग्रोथ इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका तो हैंड आउट था ही। ग्रीन जीडीपी वगैरह वाला, अब वही है ना, ये एक ही तो बात है ना। चलो तो क्वेश्चन तो सारे करवाएं, ऐसा नहीं होगा जो टॉपिक यहाँ है वो कवर कराएं। हाँ जी, सो व्हाट ऑल प्रॉब्लम डिड वी फेस? फॉरगेट अबाउट द टॉपिक्स, इन राइटिंग एन आंसर इन जनरल व्हाट ऑल प्रॉब्लम डू वी फेस? हाउ टू इंट्रोड्यूस क्वेश्चन, वो तो ठीक बात है। और चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। एक्सप्लेन इन्यूमरेट अभी आ रहे मैडम, चलिए एक काम करते हैं, एक फाइल खोल लेते हैं, वो बेटर रहेगा। एक मिनट सर, एक मिनट। प्रॉब्लम्स ऑफ आंसर राइटिंग। You guys took your first test, economics का, GS3 का. So first problem you said how to introduce. So introduction is a problem. What is the second problem? What keywords? डायरेक्टिव एक चीज होती है, एक्सप्लेन, एनालाइज, एक प्रॉब्लम वो बोल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टिव्स। हालांकि एग्जाम के प्रेशर में सब एक तरफ हो जाता है ना। प्रेजेंटेशन, ओके, अभी आता भी है कुछ, सभी कुछ लिखवा दोगे। अंडरस्टैंडिंग डिमांड, ये इंग्लिश का प्रॉब्लम है लाइफ में, ये पूछा क्या है। adhering to word limit, yes. What else? प्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर बोल देते हैं, चलो एक ही चीज बची है, क्या बचा है? कंक्लूजन, हाउ टू कंक्लूड, और भी कुछ है? पेन कौन सा यूज करें, ये भी है, नहीं सर। ये भी है मैडम, पता चलेगा जब मैं पेपर देखूंगा। पेन भी बदलवाने पड़ते हैं आप सबके, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। वी हैव टू मेक इट इजी फॉर द एग्जामिनर to understand and read your answers so that he can give you marks very easily and comfortably. कॉपी देख के मुंह बन जाए उसका कि यार ये क्या है, बीवी ने खाना अच्छा नहीं दिया, ये कॉपी अच्छी नहीं है, नंबर नहीं देगा वो, फिर क्या करेंगे? ठीक है, देयर इज नो मैटर व्हाट सम सब्जेक्टिविटी, है ना। हमारे पेरेंट्स भी जब हमारी खराब हैंडराइटिंग देखते थे, वो कहते क्या यार तुम्हें लिखना नहीं आता ठीक से, तो वो भी उसी एज ग्रुप के होंगे, अच्छी हैंडराइटिंग से खुश भी हो जाएंगे, थोड़ा सा हायर प्रोपेंसिटी टू गिव सम मार्क्स कि ठीक है आधा नंबर तो कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन में एक जगह तो दे ही देता हूँ, कितना अच्छा लिखा है, मोती से फैले हैं, है ना। और मेरी हैंडराइटिंग देख के मेरे पिताजी कहते हैं क्या ये किरम कांटे से बना रखे हैं, कीड़े मकोड़े से बना रखे हैं, क्या लिखे, बोलते हैं ना ऐसा। हाँ, तो जो पेरेंट्स बोलते हैं, वेस्ट यूपी की भाषा है मैडम, किरम कांटे, कीड़े मकोड़ों से ही ऐसे होता है, ठीक है, दैट्स द पॉइंट।
So if your handwriting, these little bit of subjectivities will always be there, but वो इतना influence नहीं करती. You will see very bad handwriting people also scoring a single digit rank. So do not get worried about that part. As long as your handwriting is legible, पढ़ना आना चाहिए सामने वाले को. पता चला पढ़ ही नहीं पा रहा है वो, फिर तो नंबर नहीं देगा. But if your handwriting is legible, कि पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, no, he is not getting stuck after every third word कि यार ये क्या लिखा है, then after a point he'll give up कि भाई अब नहीं आ रहा समझ में. ठीक है. And he may not be very keen on giving you a lot of marks also. कि जब समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या है, how do I assess this person? So handwriting quality may have some impact, but as long as it is legible, you don't have to worry. One thing. ठीक है. ये डाउट होता है लोगों को हैंडराइटिंग से कितना फर्क पड़ता है. नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, राइट. एक आध 2 नंबर का पड़ता होगा, वो बनता भी है पढ़ना कि थोड़ा तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है बच्चे की. कंक्लूजन का एक प्रॉब्लम है. और क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम यू फेस इन आंसर राइटिंग? Sorry, sir? Is there any chronology should be maintained during answer writing? Chronology like how? For example, if GDP is there, Yes, sir. they're asking how to improve GDP. Okay. So we start from primary sector to tertiary sector. Yes, that is called structure. It is always good that a structure is natural because it will come naturally to the examiner also. And examiner also expect. See, for example, if I am a economics teacher and if I have to check a copy, right, based on the question, I'll have certain things in my mind कि हाँ यार, this is how the flow should be to make it more understandable to anybody. If I have to talk about primary, secondary, tertiary, it will be odd for me in the first place to first see tertiary, then see primary, and then see secondary, or to first see secondary, then see tertiary, and then see primary. Right? I would think that why is the guy not naturally thinking primary, secondary, tertiary? Right? So this flow definitely helps. This flow also helps you differentiate what are the fundamental important points and what are peripheral points. We have to always focus on the fundamental important points. Number 1, right? Chronology helps, or chronology is important especially if the questions are about evolution or development of something over a period of time. In that, if there is no chronology, your answer will not be a good answer. If I am asking development in irrigation sector in India, I will have to start with Command Area Development Program of the 1970s. And then I will move forward accordingly. 60s, 70s. I cannot start कि PM Krishi Vikas Yojana is going on, PM Krishi Sinchai Yojana is going on, and then I write something else, Accelerated Irrigation Benefit Program कहीं पे, then I write Command Area Development Program. That would be so off and so odd. We are here to write answer. First of all, please understand, probably nobody will tell you बहुत बड़ा हवा बना हुआ है आंसर राइटिंग का. देयर इज नो रॉकेट साइंस, देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि नहीं यार ऐसे ही लिखना है. यू कैन राइट इन पैराग्राफ्स if you are good at writing in paragraphs. You can write in point format, right? Those points can be a single liner point also. Those points can be paragraph points also, like 3, 4, 5 lines point, right? There is case of Garima Lohia also. She scored rank 2. She writes in paragraph. ठीक है. There is a case of rank 1 also last year's. Then there is another guy Ayan Jain rank 7. वो 1 liner point लिखता था. Then there is a case of Diksha Joshi also. 4 line का एक point होता है. Shruti Sharma also. Ishta Kishore also. Rank 1, rank 19. So there is no fixed pattern first of all, right? Anybody who's trying to mold your pattern कि यार मैं पैराग्राफ में ऐसे लिखता हूं but somebody is forcing you to write in points, do not listen to him. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ points में नंबर आते हैं. You are writing in points, you want to write in, somebody is asking you to write in paragraph, do not do that. ऐसा भी नहीं है. So a good idea is to hone what you are good at rather than changing it entirely. When will somebody tell you to not write in paragraphs? When you are not able to express yourself properly or your paragraphs are too lengthy कि एक ही point लिखा है पूरे आंसर में, that will definitely give you less marks somewhere. Understand that. So paragraph भी ऐसे होने चाहिए that they are crisp in nature. You are able to cover more ground about what you have to tell. तब तो कोई red flag उठाएगा कि नहीं यार तुमसे paragraph में नहीं हो पा रहा है, right? You have a university style writing in which you tend to write lengthy paragraph. So let's work on it.
because we have to at least give 3-4 arguments, right? We cannot, our entire answer cannot be one argument. That is not good. तो वो एक डिफरेंस पॉइंट है, अदरवाइज कुछ नहीं. वॉट एवर योर स्टाइल इज, इट इज अ गुड स्टाइल टू स्कोर मार्क, फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. सेकेंड, देन आपको कंक्लूजन लिखना ही है, आपको वे फॉरवर्ड लिखना ही है. चैलेंज लिखा है तो वे फॉरवर्ड बिना लिख ही नहीं सकते. ये सब बेकार की बात है. ठीक है. इफ इट इज नॉट आस्क्ड, you are not mandated to write something. We have spoken to people who check copy. There is a very simple thing they do. Sorry, ये पीछे दरवाजा बंद नहीं है क्या? एकदम तो शोर आ रहा है, इसको बंद कर लेना ठीक से एक बार. If you have written something over here which is not asked, what will they do? They will simply put it like this and they will write irrelevant content. It may not even be marked. ठीक है. If it is not asked, you are not mandated to write it. Simple as that. Yes, common sense dictates कि यार अगर चैलेंज लिख के छोड़ दिया आंसर तो लगता है कुछ अधूरा है. Where do I put the way forward? We'll discuss that. स्पेसिफिकली अगर वे फॉरवर्ड नहीं पूछा है तो कभी भी हेडिंग बना के वे फॉरवर्ड नहीं लिखना चाहिए. दे मे नॉट एक्सेप्ट इट. वी विल लर्न हाउ टू मिक्स वे फॉरवर्ड विद द कंक्लूजन एंड देन फिनिश योर आंसर सो दैट इट बिकम्स माय एक्चुअल पार्ट ऑफ माय आंसर विच डज नॉट सीम इररिलेवेंट देयर. हम ऐसा भी सीखेंगे थोड़ा बहुत, राइट? दिस इज द आइडिया. देन 2-3 बातें समझ लीजिए. इस मार्जिन में नहीं लिखना होता, इसमें लिख सकते हैं. लिख सकते हैं मतलब आंसर नहीं, पॉइंट्स 1 2 3 4, राइट? देयर विल बी पीपल हु टेल यू नहीं नहीं कुछ मत लिखो, क्यों रिस्क लेना है. दैट इज स्टूपिडिटी. इट इज नॉट अ रिस्क. क्वेश्चन पेपर में भी मार्क करके देते ही हैं. अगर ये खाली छोड़ना है तो खाली छोड़ते. व्हाट इज रिटन, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज रिटन इन द यूपीएससी आंसर शीट. कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट इन दिस मार्जिन, नॉट इन ऑल द मार्जिन्स. वन थिंग. सेकेंड एक्सपेक्टेशन जो है, एंड लाइन में ये होता है, एंड ऑफ द पेज पे यूपीएससी पेपर में भी, और यहां पे पेज नंबर होता है. आई वंडर यहां पे क्यों नहीं है, बट जनरली होना चाहिए. अवॉइड करिए इसके नीचे लिखना. डज नॉट लुक नाइस, क्योंकि उनके हिसाब से आपका पेज यहां खत्म हुआ है. टर्न ओवर द पेज. इतने स्टिंजी मत बनिए और नेक्स्ट पेज पे लिखिए. मेक इट, कीप योर कॉपी क्लीन. ठीक है. अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड. बेसिक्स बता रहा हूं अभी. Every day I'm going to discuss 20 minutes, don't worry. Last point पे heading नहीं होती है कभी. It should not happen that I have written part 1 and now I have to write part 2 और यहां मेरी बन रही है heading अगली, measures for GDP improvement, और पहला पॉइंट जा रहा है नेक्स्ट पेज पे. Do not do that. Leave this space. एक लाइन बचा के कुछ नहीं उखड़ जाएगा. ठीक है. अगर जगह लग रहा है कि ज्यादा छूट गया है, पीटीओ लिख दीजिए छोटा सा. प्लीज टर्न ओवर और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए हेडिंग. योर हेडिंग शुड नॉट बी डैंगलिंग ओवर हियर एंड पॉइंट शुड नॉट बी स्टार्टिंग ऑन द नेक्स्ट पेज. इट लुक्स वेरी ऑड. पुट योर हेडिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, स्टार्ट देयर, क्लीन. घबराइए मत. हेडिंग वाइज वी वांट टू मेक अ वन लाइनर हेडिंग ऑल्सो, ओनली वन लाइनर हेडिंग. मैं पूरे क्वेश्चन नहीं उतारना चाहता हूं कि ये मेरी हेडिंग है. ठीक है. मेजर्स टू इंप्रूव जीडीपी टू गेट टू $5 trillion, नहीं है ना. मेजर्स फॉर जीडीपी इंप्रूवमेंट, इनफ. हेडिंग इज जस्ट अ मार्कर कि सर आपने वो पूछा है, उसका आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है. योर हेडिंग बॉक्सेस, अगर आप बॉक्स बना रहे हैं हेडिंग में, योर हेडिंग बॉक्सेस शुड नॉट बी अ 2-line बॉक्स. ठीक है. योर हेडिंग बॉक्सेस शुड नॉट बी अ बंदूक. दिस लुक्स वेरी ऑड. वी डू दैट. जैसे यहां बचा के कुछ लिख लेंगे हम. दिस लुक्स वेरी ऑफ. ऐसे नहीं करना है. ठीक है. अगर 1.5 लाइन में भी आ रहा है, पूरा ही डिब्बा बनाइए प्लीज. मेक इट लुक नाइस. बेसिक्स थोड़े से. चलिए. देन coming back, there are
3 parts of an answer. You start with an introduction. Then comes the body. Then comes the conclusion. Yes? बॉडी में 2 पार्ट होते हैं अक्सर, 2 या 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट या 3 पार्ट, जो भी होगा। 15 मार्कर है तो ऑलमोस्ट 3 पार्ट होंगे, 10 मार्कर है तो 2 पार्ट होंगे, है ना? सो दिस इज हाउ योर आंसर इज डिवाइडेड। नाउ वी ऑल्सो शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट योर डिफरेंट पॉइंट्स, योर डिफरेंट पार्ट्स। पता चलना चाहिए कॉपी देख के कि ये पॉइंट यहां खत्म हुआ, अगला पॉइंट स्टार्ट हुआ, ये पार्ट यहां खत्म हुआ, अगला पार्ट स्टार्ट हुआ। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ डिस्टेंसेस or gaps between the lines that you have to learn to maintain. Basic idea, ठीक है? Because our life depends on it. एक डिफरेंस होता है 2 लाइंस के बीच में, ये पॉइंट 1 लिखा है जैसे मैंने। फिर होता है 2 पॉइंट्स के बीच में गैप। जो लाइन के बीच में गैप है और जो पॉइंट के बीच में गैप है, देयर हैज टू बी डिफरेंस। मैं बहुत सारी कॉपीज देखी, आपको लगेगा ये क्या बकवास कर रहे हो सर, ये तो पता होता है, बट नहीं पता होता दोस्तों। जस्ट टू ट्राई टू फिट इन टू मेनी वर्ड्स वी फॉरगेट and we throw every common sensical things out of the window. हम बस लिखते चले जाते हैं end to end, और वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है कॉपी चेक करना, राइट? उसमें क्यों फाइट मारनी है हमें ऐसे। और तीसरा गैप होता है पैराग्राफ्स के बीच में, 2 लाइन के बीच का गैप, 2 पॉइंट्स के बीच का गैप और 2 पार्ट्स के बीच का गैप। ये तीनों अलग अलग होने चाहिए और इस ऑर्डर में होने चाहिए, ताकि मुझे कॉपी दिखे। कल मैं 1-2 कॉपी भी दिखाऊंगा आप लोगों को, आज भी दिखा सकता हूं, अच्छा मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है? ताकि वो क्लियरली आपको दिखे हाउ इट शुड बी, ठीक है? और दिखाई देता हूं पहले। बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली, सीमिंगली सिंपल थिंग्स। पता ही नहीं चलता है पार्ट कहां शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, पॉइंट कहां शुरू हुआ, क्या खत्म हुआ, कुछ नहीं पता चलता है। नहीं, थोड़ा भी है नहीं, कल दिखाऊंगा, ठीक है? द वन दैट आई वाज लुकिंग फॉर। सो दिस इज द अनदर थिंग, बेसिक थिंग्स की अगर हम बात कर रहे हैं। देन अगेन कमिंग बैक, if this is the page that you have been given, if you're writing something, you start from here and you always write till the end line. What people tend to do, थोड़ा सा यहां लिख देंगे, कहीं यहां तक चले जाएंगे, कहीं यहीं लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है, बट ये इधर डिसअलाइनमेंट होता रहता है। अगर एक वर्ड कोई बड़ा है, हाँ ठीक है मैडम, कितना बड़ा है? एक डैश सीखा है बचपन में हमने, आधा यहाँ लिख के आधा नीचे लिख देते हैं, वो कर दीजिए। इट हैज टू लुक नाइस। कभी स्टार्ट ऐसे नहीं होता है, यहां स्टार्ट हो रहा है, फिर कहीं यहां स्टार्ट हो रहा है, कहीं यहां स्टार्ट हो रहा है, कहीं यहां हो रहा है, ऐसे लिखते चले जाते हैं लोग। ये सब बहुत ऑड लगता है। पहले दिन से प्रैक्टिस करें कि प्रॉपर लिखें, ठीक है? एंड टू एंड लिखें। कॉपी शुड लुक क्लीन, कॉपी शुड लुक नाइस। इट विल पिस ऑफ द एग्जामिनर अ लिटिल लेस, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है। हर ये बेसिक चीजें हैं जिससे कॉपी में, ये कल सब एग्जांपल्स लेके आऊंगा मैं, राइट? कितना डिफरेंस लगता है। खराब हैंडराइटिंग भी अच्छी लगने लगती है अगर प्रॉपरली अलाइंड कॉपी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, हेलीकॉप्टर नहीं बनाना है। बड़े हो जाइए, स्ट्रेट लिखने की आदत बनाइए, सीधा सीधा लिखेंगे सब लोग। बहुत सारे लोग टेढ़ा मेढ़ा लिखते रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे इफ यू आर इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग लाइक दिस। स्ट्रेट लिखिए, कॉपी अच्छी लगेगी। ये बेसिक चीज है। चलिए, तो बेसिक्स आर डन। अब इसके बाद आंसर राइटिंग की बात करते हैं। देयर आर 4 जीएस पेपर्स। अभी हम GS3 की आंसर राइटिंग कर रहे हैं। GS3 की आंसर राइटिंग इज अ स्लाइटली डिफरेंट बॉल गेम एज कंपेयर टू GS1, 2 एंड 4 का आंसर राइटिंग, ठीक है? अच्छा, एक चीज समझनी है, हाँ लास्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब लोग आपको पुश करेंगे कि पेज भरने,
सब लोग बोलेंगे, एवरी मेंटर, एवरी पर्सन अराउंड यू हु इज प्रिपेयरिंग, कि बॉस पेज खाली मत छोड़ना, पेज भर के आना. दैट इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट कैन एवर हैपन टू यू. ये जो छाप के दिया है, ये इंक वेस्ट करने के लिए नहीं छापा है. दे मीन इट. इफ दे हैव गिवन अ वर्ड लिमिट, यू हैव टू अडहेयर टू द वर्ड लिमिट. चाहे पेज आधा भरे, चाहे पेज 1.5 भरे. आधा तो नहीं भरेगा ऑब्वियसली, राइट? But if your answer is getting over within the word limit in 1.5 pages, you don't have to worry about it anymore. पेज भरने के चक्कर में डबल पेनल्टी लग जाती है. एक, वर्ड लिमिट ब्रीच करने की पेनल्टी है, ठीक है, हमने देखी भी है. -5, -, सब लोगों ने देखा होगा आंसर, लोगों की मार्कशीट्स में -35 तक भी देखी. पेनल्टी के 2 ही 3 रीजन हो सकते हैं. एक, जब आप इस मार्जिन को क्रॉस कर रहे हैं. दूसरा, जब आप वर्ड लिमिट अडहेयर नहीं कर रहे हैं, है ना. तीसरा, थोड़ा बहुत वो ओम वोम बना देते हैं लोग, बट आई थिंक अब वो वाला पार्ट कम है, ओम वोम नहीं बनाते लोग. चौथा, अगर आप नोट लगा के आ जाएं. नोट मतलब NOT नोट नहीं, पैसा. उसमें तो पेनल्टी नहीं देंगे ना, वो उसमें वो कैंसिल कर देंगे आपको कैंडिडेट से, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है. बट पीपल टेंड टू मेक दीज साइंस, ओम बना दिया, सत्या बना दिया, 786 लिख दिया, दिस एंड दैट. ये सब अगर आप करते हैं तो इसकी भी पेनल्टी. बट सिर्फ ये करने की 35 मार्क पेनल्टी नहीं हो सकती. तो वर्ड लिमिट ब्रीच करने की पेनल्टी है नंबर 1. नंबर 2, अगर पेनल्टी नहीं भी है तो एक ऑटोमेटिक पेनल्टी लग जाएगी. एवरी टाइम यू आर ब्रीचिंग द वर्ड लिमिट, समवेयर और द अदर यू विल मिस आउट ऑन वन आंसर. वो ऑटोमेटिकली पेनलाइज हो जाएंगे आप. सो वर्ड लिमिट इज मोर इंपॉर्टेंट. लेट्स बी सेंसिबल, लेट्स बी ह्यूमंस. यहां मशीन की तरह उल्टे सीधे आइडियाज शुरू से ही नहीं डालेंगे माइंड में. Word limit is more important than the space given. Space is given to accommodate different set of handwritings. Not everybody has the same handwriting. Some people write big, some people write small. एक पेज में ऑन एन एवरेज कितनी लाइंस आती हैं आपकी, कभी गिनी है? यूपीएससी के पेज में नॉर्मल जो हमने दिए हैं, कितनी लाइन आती है ऑन एन एवरेज? नहीं सर, ज्यादा आनी चाहिए. गिनो, तुम्हारी तो बहुत सारी आती हैं, 12 से 15. तुम्हारी तो 25 ही नहीं आ रही हैं कहीं. 18 to 20 लाइन्स ऑन एन एवरेज. 18, 19 लाइन, 17, 18, 19 लाइन्स. 20 लाइन्स भी होती हैं किसी की, डिपेंडिंग अपॉन योर हैंड राइटिंग. गिनो जरा, सबके पास अपनी अपनी कॉपी है, एक एक बार गिनो, एक पेज पे लाइंस गिनो. चाहे आधा लिखा हो, चाहे बड़ा पूरा वर्ड लिखा हो, पूरा स्टेटमेंट लिखा हो. आपका पेज कॉपी कहाँ है? टेस्ट नहीं दिया आपने, पता क्यों नहीं? वहीं होगी मैडम. हम ज्यादा नहीं सर, एग्जैक्टली इतनी कॉपी होती है वो, क्योंकि छोटी होती है इतना लगता है. ये जो स्पेस है आपको जो दी जा रही है, 16 सेंटीमीटर की स्पेस होती है सर कॉपी में. हमने अपने स्टूडेंट्स को बोला है कि स्केल से नाप के लेके आना, हर साल लेके आते हैं. ये जो स्पेस हम देते हैं आपको, क्योंकि थोड़ा प्रिंटर का इशू है, 15.7 सेंटीमीटर की देते हैं. वरना जो बुक भी है आपको, जो बुक्स मिली हैं, उसमें 15.8 सेंटीमीटर स्पेस. ऊपर से छोटी होती है सर, मतलब हाँ, ऊपर से होगी नीचे से होगी, वो एक ही बात है. तो वो छोटी, इतनी छोटी होती है सर, इसलिए लाइन खींची है यहां पे. यहां से लेके इस पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक इट हैज टू बी 27 सेंटीमीटर्स. आप इस लाइन से मेजर करोगे 27 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है. क्योंकि अगर मैं उस साइज के पेपर बनवाऊंगा, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी. कोई भी नहीं बनवाता है, इसलिए लाइन खींच देते हैं हम. और ब्रांडिंग भी करनी है, मार्केटिंग भी तो करनी है लाइफ में थोड़ी सी, तो इसलिए ये हो जाता है. आपको यहीं से काउंट करना है. एग्जाम में जो पेपर छपा मिलेगा आपको ऊपर से छपा मिलेगा, क्योंकि ये हिस्सा होगा ही नहीं. सो दिस लाइन इज एग्जैक्टली, दिस पेज इज एग्जैक्टली द साइज ऑफ यूपीएससी. वो चौड़ा इसलिए लगता है क्योंकि वो छोटा है, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है ये. सो 18 लाइन्स, 18, 19, 20 लाइन्स ऑन एन एवरेज आ रही होंगी अगर आपने काउंट किया है. सबने आ रही है 16, किसी की 16, बट जनरली 18 आती है. 16 भी आ सकती है, 15 भी आ सकती है. आप कितना बड़ा लिख रहे हैं, कितना गैप कर रहे हैं, बट एवरेज बता रहा हूं मैं. 18 लाइन, एक लाइन में कितने वर्ड है? किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, 7 भी हैं, ठीक है. तो एक लाइन में अगर 5 वर्ड ऑन एवरेज लेके चलते हैं, 18 लाइंस एवरेज लेके चलते हैं, कितने वर्ड हो गए? 90, है ना. 80 पकड़ लो, 85 पकड़ लो. तो नेक्स्ट पेज में भी 85, कितने हो गए ये? 170. लिखना है 150. तो एक लाइन में 5 वर्ड है, तो 170 को 150 पे लाने के लिए 4 लाइन तो छोड़नी ही पड़ेंगी. तो लास्ट का क्वार्टर तो छोड़ ही दीजिए अपने पेज का.
और 150 लिख के भी जरूर काम नहीं चलता, 140 के आसपास आंसर खत्म कर दें तो और अच्छा होता है। तो लास्ट की 6 लाइन छोड़ दीजिए, इतना लिखना होता है। दिस इज द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू। हाँ जी, पॉइंटर्स बनाते हैं। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सब में कहीं माइनस मार्किंग नहीं होती, आप कैसे भी लिखें, जब तक आप वर्ड लिमिट ब्रीच नहीं कर रहे हैं और मार्जिन ब्रीच नहीं कर रहे हैं, आपका तरीका है लिखने का। वो अलग बात, उस पर बाद में आएंगे, पहले बेसिक सीख लेते हैं। कंटेंट कम वाले कैसे हैंडल करने वो भी सिखाएंगे आप, है ना। अगले 15 दिन में चैंपियन हो जाओगे, टेंशन मत लो, ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे लाइफ में, आंसर राइटिंग करने लगोगे, राइट। कम कंटेंट वाले कैसे हैंडल करने हैं वो बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक सीख लेते हैं, जो जिसमें आता है कंटेंट वो कैसे प्रेजेंट करें। सो दिस इज द अदर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, राइट। सो अगर 18 लाइन है, किसी की 15 है तो उस हिसाब से गिन ले, उसको पूरा भरना पड़ेगा, है ना। 15 इंटू 4, आपने बोला था ना 15-16 वर्ड, 4 वर्ड आ रहे हैं 16 लाइन में, 16 चौक 64 होता है। 60 वर्ड पकड़ लेता हूं मैं, क्योंकि आधी लाइनें भी गिन रहे होंगे आप। 55 पकड़ लो, तो पूरे 2 पेज भी भरोगे तो 110 वर्ड आएंगे। वहां चैलेंज है थोड़ा सा हमारा, क्योंकि हम उतनी बात बता नहीं पा रहे जितना हम बताना चाहते हैं। हाँ, तो वो शुरू से ही, हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है। हम कैसे बिहेव करते हैं जब किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है ना, कि शुरू में तो हाथ खोल के खर्च दिया और एंड में फिर चिंदी बना दिखाते हैं। वो ना करके हम पहले दिन से ही या पहले लाइन से ही वी वांट टू बी सेंसिबल। सो एंड में हम ये सोचते हैं, स्प्रेड कर देते हैं क्योंकि एंड तक बढ़ना है, इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आप पहली लाइन से ही यू राइट द वे यू आर सपोज टू राइट, विद द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू आर लीविंग। वो जहां खत्म हो जाए हो जाएगा, हम पहले फैला देते हैं और बाद में समेटते रहते हैं, रायते सिमटते नहीं जो, राइट। सो पहली लाइन से यू हैव टू बी प्रूडेंट कि ठीक है मैं नॉर्मली लिख रहा हूं, बाद में टाइट ना करने की जरूरत पड़े मुझे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ड लिमिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अगर आपका 1.5 पेज पे खत्म हो रहा है, होने दीजिए। देयर आर केसेस wherein people have gotten very good marks despite doing that. मुस्कान डागर इज वन एग्जाम्पल, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको निकाल के। 1.5 पेज लिख के भी 472 मार्क्स आए थे उसके जीएस में, इन टोटल 472। मुस्कान डागर 2021। तो पेज में कितना स्पेस छोड़ा है वो मैटर नहीं करता है, बी ह्यूमन देयर। सिर्फ भरने के चक्कर में मत रहिए। आप अगर 6 लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हैं हर आंसर में, 20 आंसर है, राइट, 120 लाइन हो गई एक्स्ट्रा। वो मैं 15 और 10 को बराबर मान रहा हूं, नहीं तो 150 लाइन एक्स्ट्रा हो गई है, क्योंकि 15 मार्कर भी हैं। एक आंसर में कितनी लाइन लिखी है 10 मार्कर में? 35। 150 लाइन एक्स्ट्रा मतलब 5 आंसर एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश कर रहे हो आप। लोग पेपर नहीं पूरा कर पाते, हाउ यू राइट 5 एक्स्ट्रा आंसर्स? कहीं ना कहीं 2 या 3 आंसर छूट जाएंगे आपके, यू विल बी पेनलाइज्ड अकॉर्डिंगली। गेटिंग इट? सो वर्ड लिमिट इज मोर इंपॉर्टेंट। 10 मार्कर में आई वांट 135-145 वर्ड की रेंज, जनरली +-10 कर सकते हैं, मतलब 130 के नीचे तो मत जाइए, कम ही लिख पाएंगे। 155-160 भी चलेगा, बट बार बार इतना लिख ही नहीं पाएंगे। और 15 मार्कर में यही चीज मुझे 235-240 वर्ड लिमिट चाहिए, 250 से कम में काम चल जाएगा मेरा। 150 का 80 भी नहीं हो सकता, 100 भी नहीं हो सकता, वो उसमें तो बता ही नहीं पाएंगे हम उतनी बात। 130, 140, 150 चलता है, 160 भी चलता है इन जनरल। उतना भूल चूक लेनी देनी है, बहुत ज्यादा मत लिखिए, और तभी आप पूरा भी कर पाएंगे। 10 आंसर मतलब 1300 वर्ड इधर, 1350 वर्ड इधर, और इधर 2350 वर्ड। कितने हुए? 3700, 3700 वर्ड्स नहीं है। ऑन एन एवरेज 3 घंटे में हम सोच के, लिख के, सब कुछ मिला के 34-3500 वर्ड लिख पाते हैं 3 घंटे में। आप करने की कोशिश करना कभी, यू विल सी दैट, ठीक है। ये जो 200-250 वर्ड का गैप होता है, ये एग्जाम प्रेशर में, क्योंकि एग्जाम में माता आ जाती है हमारे अंदर, हम पता नहीं क्या क्या करके आते हैं वहां पे, है ना। ऐसी चीजें भी लिख के आते हैं जो सोची नहीं होती कभी। सो वो सब कैचअप हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इतना आता ही नहीं है, वो सब बैलेंस आउट होकर पेपर पूरा हो जाता है आराम से। इफ यू ब्रीच दिस somewhere or the other you will compromise your answers. So word limit पे शुरू से ही फोकस करेंगे, वर्ड लिमिट में लिखना है। आई हैव सीन कॉपीज उन्होंने मतलब ऐसे लिख दिए 10 मार्कर में भी, भाई बैठा है हमारा आगे, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आज ही बता दूंगा सब, अगली बार मौका मिले ना मिले, जितना पूछा है उतना बताना है, ध्यान रखिए ये बात, ठीक है। सो ये कोशिश करिए, दिस विल हेल्प कहीं ना कहीं। तो ये हो गए बेसिक्स क्लियर। नाउ एज आई वाज सेइंग, GS3 की रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व सीम्स टू बी अ लिटिल डिफरेंट देन GS1 to 4 का रिक्वायरमेंट। GS3 में मार्क्स 70-80 की रेंज में ज्यादा देखे हैं आप लोगों ने, 85-90 की रेंज में ज्यादा देखे हैं आप लोगों ने, राइट, उससे आगे नहीं जा रहे हैं मार्क्स। सो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? वी हैव सीन फ्यू कॉपीज जिन्होंने 100+ मार्क्स स्कोर किया है, एंड उसमें जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखा है हमने वो है नंबर ऑफ पॉइंट्स। जनरल आइडिया क्या है हमारा, एक 10 मार्कर में GS1 to 4 में, फॉर GS1 to 4 10 मार्कर में कितने पॉइंट लिखना चाहते हैं हम? 8 to 10 पॉइंट्स, 8 पॉइंट भी चलता है। 2 पार्ट बना रहे हैं आप 10 मार्कर में अक्सर। इफ देयर इज अ 2 पार्ट क्वेश्चन, 3 पार्ट नहीं बनेंगे 10 मार्कर में, बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी, एटलीस्ट यूपीएससी में तो नहीं बनेंगे, टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं बन जाए तो बन जाए, या आप ज्यादा अननेसेसरी डिवाइड कर रहे हैं। 3 पार्ट नहीं बनेंगे, यू हैव टू बी माइंडफुल, कोशिश करिए 2 पार्ट बनाइए मैक्स। सो 2 पार्ट अगर बने हैं तो 4-4 पॉइंट या 3-4 पॉइंट या 4-5 पॉइंट, कुछ ऐसा रख सकते हैं, या 5-5 पॉइंट, इससे आगे नहीं जाएंगे 1 to 4 में। इन 1 to 4 explanation matters more as compared to number of points, ठीक है। अगर 1 पार्ट है तो 6 to 8 पॉइंट्स चल जाते हैं, नहीं मिलेंगे शायद इतने पॉइंट कि एक ही पार्ट की व्हाट इज दिस पूछ लिया सीधा सीधा, है ना, उसमें 10 पॉइंट कहां से लाऊं मैं, हो सकता है ना हो आपके पास। 6-7-8 पॉइंट्स ऑल्सो गुड इनफ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखने की आदत बनाएंगे, देखेंगे कैसे कि पेज वर्ड लिमिट तक टच कर जाए हम, उसमें हम थोड़ा सा वर्बोसली एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल डालेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह से करने वाले, ठीक है। दैट इज द थिंग। 15 मार्कर में, अच्छा यही चीज GS3 में थोड़ा सा बदल जाता है, ऐसा लगता है हमें, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड। जिसके भी 100+ मार्क्स आए हैं GS3 में, दे सीम टू बी राइटिंग अ लिटिल मोर पॉइंट्स in GS3 as compared to GS1 to 4. GS3 में, for example, they are writing up to 12-13 points, sometimes even up to 15 points in every answer. Why? Because GS3 के पूरा टेक्निकल है, राइट, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इफ यू कैन राइट स्मॉल कीवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग वन ऑफ द रीजन एज हायर इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नाउ यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन that in the last 2-3 years inflation has hovered in the territory of 6 to 7% due to such and such reason, नहीं लिखने की जरूरत है। I can simply give a point as high food inflation, put a dash, 6 to 7% in the past 2 years, finish। अपने आप में पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। GS2 में अगर मैं ये बोलूं कि अकाउंटेबिलिटी मिसिंग, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, उसमें आई हैव टू टेल वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी मिसिंग, हाउ इज द अकाउंटेबिलिटी मिसिंग, आई हैव टू एक्सप्लेन इट। GS3 में ऐसा नहीं होता। सेम चीज सिक्योरिटी में भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी है, साइंस टेक में तो है ही, राइट, एनवायरमेंट में भी मैं ऐसे पॉइंट बना सकता हूं। सो आई गेट अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर पॉइंट्स हियर। क्यों बोल रहा हूं पॉसिबिलिटी? हमने क्या बोला, 150 वर्ड्स मैच करने, 140 मैच करने। अगर मैं एक लाइन में 5 वर्ड लिख रहा हूं, एवरेज पकड़ते हैं, इंट्रो में 4 लाइन तो लिखूंगा ही, 20 वर्ड्स ही हो गए मेरे। कंक्लूजन में भी 3-4 लाइन लिखूंगा, 4 ही पकड़ लेता हूं, 20 वर्ड्स हो गए। अब मेरे पास 110 वर्ड्स बचे। अगर मैं 2 लाइन का भी एक पॉइंट बना रहा हूं, कितने पॉइंट बन सकते हैं? 11 पॉइंट मैक्सिमम। 2 लाइन का अगर मैं एक पॉइंट बना रहा हूं, इसमें से 2 हेडिंग पकड़ लो तो 10 ही पॉइंट बनते हैं। आप 3 लाइन का पॉइंट बनाओगे तो और कम हो जाएगा, नहीं तो आप घुचड़ पुचड़ करके बनाओगे। बेसिक वो है इसमें। बट यही चीज, क्योंकि मेरे पास 110 वर्ड है, GS3 में मैं 1.5 लाइन का पॉइंट बना सकता हूं। आई डोंट हैव टू मेक 2 लाइन 3 लाइन पॉइंट्स, सो आई गेट मोर स्पेस देयर। आई कैन राइट अप टू 15 पॉइंट्स ऑल्सो। दैट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इट कम्स डाउन टू ऑल दिस। सो ये समझना है। अब यही काम 15 मार्कर के लिए, अगर हम 15 मार्कर की बात करते हैं, यहां पे कितना एक्सपेक्टेशन होता है हमारा? जनरली 3 पार्ट क्वेश्चन होगा या 2 पार्ट होगा। 1 पार्ट अनलाइकली है 15 मार्कर आए। 3 पार्ट क्वेश्चन है तो मुझे 12 से 15 पॉइंट बनाने। 12 पॉइंट इज गुड इनफ। 4-4-4, 3-4-5, 5-4-3, 3-4-3, whatever. 12 पॉइंट इज गुड इनफ फॉर 15 मार्कर इन GS1 to 4। ईच सेक्शन के 3 से 4 पॉइंट बन जाते हैं सर इतने,
है ना, दैट्स द आइडिया। बट GS3 में यही चीज बढ़ के 17 to 20 पॉइंट्स हो जाती है फॉर पीपल हु आर स्कोरिंग मार्क्स, बिकॉज अगेन वील हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड दे विल बी वन लाइनर पॉइंट्स। सो अभी हम GS3 में यही फोकस करेंगे कि हमें ज्यादा पॉइंट्स भी लिखने की आदत बनानी है शुरू से ही, बाद में बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बट वील नॉट रेप्लीकेट दिस ज्यादा पॉइंट वाला प्रॉब्लम इन GS1 to 4, क्योंकि वहां हमने देखा है उसकी वजह से मार्क्स कम भी हो जाते हैं, because your points end up becoming generic in nature. You are not explaining enough. If you write missing accountability or increases accountability, तो increasing accountability I can write it in any question. ऊपर चाहे RTI का क्वेश्चन हो, it increases accountability and transparency. ऊपर चाहे e-governance का क्वेश्चन हो, same point goes. ऊपर चाहे citizen charter का क्वेश्चन हो, same point goes. If you can just keep changing the question and your point still fits, it is termed as a generic point. कहीं भी फिट हो रहा है। सो आई हैव टू एक्सप्लेन, इफ RTI का क्वेश्चन है, इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू जनरल सिटीजन, इतना लिखना पड़ेगा मुझे। अगर सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन है, इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस एंड क्लियर टाइमलाइंस ऑफ डिलीवरी, इतना लिखना पड़ेगा मुझे टू मेक इट अ क्वालिफाइड स्टेटमेंट एंड मेक इट अलाइंड विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन। I cannot simply write it increases accountability and transparency. वो generic है, ठीक है। So there you will require 2.5 3 lines to write a point 1 to 4 में, और ये explain नहीं किया तो generic point है, generic marks मिलेंगे, right? We have checked multiple copies, क्योंकि ये काम है हमारा कि किस बेसिस पे नंबर ज्यादा आ रहे हैं। आप लोग जो असेसमेंट करते हैं कॉपीज का कि अच्छा इसने 10 पॉइंट लिखे हैं सीधा, या इसने हर पॉइंट में एग्जाम्पल डाला है सीधा, या इसने केस स्टडी डाली है, रादर देन एक्चुअली चेकिंग क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं पॉइंट्स वो कितने अलाइन है डिमांड से, उस पे आते हैं नंबर, वो भी सीखेंगे कल से। जो पॉइंट लिख रहे हैं दैट हैज टू बी अलाइंड विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, राइट। सो वी लर्न दैट, वी अंडरस्टैंड दीज नुआंसेस ताकि फिनेस आए हमारे आंसर में। हाँ जी, जिसमें पॉइंट्स लिमिटेड है उसमें लिमिटेड लिखेंगे सर, उसमें कोई डाउट नहीं। बट वो कितने हैं क्वेश्चन, 2-4 होंगे, 16 तो लिखे, हमें प्रैक्टिस 16 ही करनी है, हम मार्क्स वहां से फेच कर लेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इन जनरल थिंग्स यूपीएससी 0 भी देता है मार्क्स, यूपीएससी 10 में से 7-8 भी देता है मार्क्स, ठीक है, 15 में से 12 भी देता है। यहां पे थोड़ा सा पैटर्न बिगड़ा हुआ है और वो हम भी करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इवैल्यूएटर्स हैं वो एक जनरल पूल है, उनको बहुत ज्यादा सिखा दिया जा चुका है। क्या आइडिया लगाते हैं वो लोग, एवरेज मार्क्स, आपको 110 120 मार्क्स आते हैं 250 में से, राइट। तो मतलब वो मान लेते हैं 50% मार्क्स हैं। सो नो मैटर हाउ गुड यू राइट, दे विल नॉट गिव यू मोर देन 5.5 इन अ 10 मार्कर। नो मैटर हाउ गुड यू राइट, दे विल नॉट गिव यू मोर देन 7.5 इन अ 15 मार्कर। बट ऐसा हो सकता है क्या ऐसा, यू आर नॉट गोइंग टू राइट एवरी आंसर एट द सेम क्वालिटी, कि आपको सब में एवरेज मार्क्स मिले 50%, इसलिए आपका टोटल 50% बना। 50% तो एवरेज आउट होकर बना होगा ना, कहीं 2 मार्क भी आए होंगे, कहीं 5 भी आए होंगे, कहीं 7 भी आए होंगे, कहीं 10 भी 8 भी आए होंगे, तभी तो ओवरऑल बन के आपका 110 मार्क्स बने होंगे। ये तो बहुत ही फनी बात हो जाएगी कि लिखा कैसा भी हो, अच्छा बुरा, एक आंसर अच्छा लिखा है एक आंसर खराब, मिले सब में 5 ही। ऐसा हो सकता है कि कहीं भी, राइट। ORN में लोग गधे हो सकते हैं, यूपीएससी में नहीं है कॉपी चेकर। They will give you 2 marks, 3 marks also. They will give you 7 marks also. Please understand that. Out of 10. I am trying to change that, but unfortunately हम भी गिव अप मार देते हैं। इसलिए हमने अपने मेंटर्स को बोल रखा है कि ठीक है जब डिस्कशन कर रहे हो तब बता देना, ठीक है। क्योंकि इवैल्यूएटर्स का पूल एक बाहर का पूल है, कॉमन पूल है, जिनसे हम लोग भी इवैल्यूएट कराते हैं, राइट। इन हाउस इवैल्यूएटर कोई नहीं रखता, दैट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। तो इवैल्यूएटर कुछ टाइम के लिए आते हैं, वो हर जगह काम करते हैं, उनको एक कंडीशनिंग हो रखी है पहले से, और वो ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, राइट। इनफैक्ट पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि अरे आपको यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, 7 नंबर तो आते ही नहीं, तेरा चाचा देख के आया था 7 नंबर नहीं आते, हम तो देख के नहीं आए, ठीक है। क्योंकि कोई किसी को नहीं पता ना कैसे मार्क्सिंग हो रही है। बट ये कॉमन सेंस बात, आप सारे आंसर एक क्वालिटी के नहीं लिखोगे ना यार, कोई नहीं लिख सकता। देयर विल बी 2 क्वेश्चंस जो नहीं आते होंगे आपको, नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, उसमें भी आपको 10 में से 5 नंबर थोड़ी मिल रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्ड, सम क्वालिटी,
some logic behind why are you giving them marks or why you not giving them marks. तो ये भी एक चीज समझनी है. So if you write a good answer, you have a fair chance of scoring much better. People have scored 140, 145 also in ethics. उनके कैसे आ रहे हैं फिर? अगर एवरेज मार्क्स ही मिलना है तो दैट डज नॉट एक्सप्लेन इट. उनको मिल रहे होंगे ना 7 नंबर 10 में से, तभी तो 140 जुड़ेगा. और उन्होंने भी सारे आंसर अच्छे नहीं लिखे होंगे, तो कहीं ना कहीं 9 नंबर भी आ रहे होंगे, 8 नंबर भी आ रहे होंगे. इफ यू हैव रिटन एवरीथिंग, 5 पॉइंट है एक टॉपिक में, 5 ही पॉइंट लिखने हैं, फिर किस बेसिस पे नंबर काटूंगा मैं आपके? वाई विल आई नॉट गिव यू मोर देन 50% मार्क्स? जीडीपी ग्रोथ के 5 पॉइंट है, आपने वो 5 पॉइंट लिख दिए, वाई वुड आई नॉट गिव यू मार्क्स? फिर किस बेसिस पे मैं आपको 5 नंबर दे रहा हूं? क्या लॉजिक है इसका? कोई लॉजिक नहीं है इसका. ठीक है. एक पॉइंट और समझना है जो गलती का होता है, दैट यू ट्राई टू बी डिफरेंट, कि सर ये पॉइंट तो सब लिख रहे हैं, हाउ विल आई गेट मार्क्स ऑन दिस पॉइंट? आई वांट टू बी डिफरेंट. You try to come up with examples which are different in nature. You try to come up with random case studies which are obscure in nature. And you try to come up with points also. कि सर ये तो पॉइंट लिख रहे हैं सब, मैं दूसरे लिखता हूं. That always backfires. How do you expect copy checking to happen? एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कुछ मॉडल आंसर होता होगा, उसी के बेसिस पे कॉपी चेक होती होगी. पीपल विल सिट टुगेदर, दे विल डिस्कस कि हाँ यार इसमें ये सब पॉइंट्स होने चाहिए. जो भी कॉपी चेकर्स हैं, they would probably note it down also, otherwise it is there in their mind कि ये points मुझे check करने. If those points are, what those points would be in general? Fundamental points, basic points. वो तो कोई obscurity की बात नहीं करेंगे. अगर आपके points उन points से match नहीं कर रहे हैं, right? They will have no way to check कि वो जो point लिखा है आपने, वो actually में सही है या नहीं. जो आपने example लिखा है random सा, उनके पास कोई reason नहीं है जानने का कि मुझे सब पता है. जैसे हम लोग रैंडम आईएएस ऑफिसर्स के नाम लिख देते हैं एथिक्स में, ये आईएएस ऑफिसर ने ये किया, वो रेलवे ऑफिसर ने ये किया. हमने भी दिए आपको एग्जांपल्स, क्योंकि मजबूरी है, मार्केट सिस्टम ऐसा खराब हुआ पड़ा. बट कैन यू इमेजिन एन एग्जामिनर टू नो आउट ऑफ द ब्लू एवरी आईएएस ऑफिसर, एवरी सिविल सर्वेंट हु इज वर्किंग इन द कंट्री? हम अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम को नहीं जानते कौन होता है, एसपी को नहीं जानते. हाउ विल दे नो? डू दे हैव, आर दे गिवन अ लिस्ट कि ये सारे आईएएस ऑफिसर इन सब ने ये काम किया, भाई देख लेना? There is no way to know that. They would not even evaluate that. क्योंकि अगर वो उसको करेक्टली वेरीफाई नहीं कर सकते हैं या करेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो आगे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे नंबर कैसे दे दिए इस पे. They will ignore that. If your example has a condition situation which is explaining the ethical dilemma, तब तो वो उसको evaluate कर देंगे based on the situation. They will not evaluate it based on the name. If the name is obscure, TN Seshan they would know, है ना? किरण बेदी they would know. बट एनी अदर रैंडम गाय, आर्मस्ट्रांग पामे भी नहीं पता यार, जरूर थोड़ी उन्हें पता होगा. हम लोग गधे हैं यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं आर्मस्ट्रांग पामे को. 2015 में एक बार सड़क बनाई थी, उसका क्या किया? क्यों जानते हैं लोग उसको? क्योंकि हम रोज हर साल आपको रटा रहे हैं. दे वुड नॉट नो. इफ यू आस्क योर, गो आस्क योर पेरेंट्स, आर्मस्ट्रांग पामे का नाम सुना है क्या? अपने आप पता चल जाएगा. नोबडी नोस. कैसे पता कि उस पर आ रहे नंबर? उनके पॉइंट में भी दम है ना भाई, पॉइंट में दम है इसलिए नंबर आ रहे हैं. क्राउड फंडिंग अ रोड बिकॉज गवर्नमेंट फंड्स वर नॉट अवेलेबल, डैश आर्मस्ट्रांग पामे, नंबर इस पे आ रहे हैं, इस पे नहीं. इफ यू आर ओनली राइटिंग आर्मस्ट्रांग पामे मेकिंग अ रोड, वो नहीं समझ में आएगा कौन सा रोड बनाने वाला बंदा था ये. दैट इज द पॉइंट. ठीक है. ई श्रीधरन सबको पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है, तो वो एक्सेप्टेबल हैं. ये चीजें एक्सेप्टेबल, मतलब इन चीजों से मार्क्स मिल रहे हैं क्या? नहीं कह सकते आप, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू वेरीफाई एवरी एग्जाम्पल दैट यू हैव रिटन ऑन द इंटरनेट बिफोर गिविंग यू मार्क्स. वो इग्नोर करते चले जाते हैं कि आपको पता, आपने अगर सिचुएशन दी है वो पता है. व्हेन दे आस्क गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम सिविल सर्विसेज, दे आर एक्सपेक्टिंग अ सिचुएशनल एग्जाम्पल. इफ दे आर क्लियरली आस्किंग गिव एग्जाम्पल ऑफ सिविल सर्वेंट्स, तब आपको नाम लिखने हैं सर. तब भी वो नाम जो वाइडली नोन है, नॉट वो नाम कि किसी ने ये चलाया, किसी ने वो चलाया, किसी ने ये चलाया, रैंडम. ठीक है. कलेक्टर ब्रो भी बहुत लोगों को नहीं पता है नॉर्थ में. प्रशांत नायर, कितने लोगों को पता है? नहीं पता है. अगर आप पूछेंगे किसी से, अपने दोस्तों से बात करो, क्या कलेक्टर ब्रो का नाम सुना है क्या? क्यों पता होगा उन्हें? राइट? नहीं पता है. तो आप लिखना चाहें लिखें, कोई दिक्कत नहीं है. बट the point of telling you this is that do associate the situation with the name.
जस्ट बाय राइटिंग द नेम यू मे नॉट गेट द मार्क्स। वो सिचुएशन वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ अंडरस्टैंडिंग है, सिचुएशन सही लगाई लड़के ने, एंड यू विल गेट मार्क्स बेस्ड ऑन दैट। रैंडम केस स्टडीज भी वो सिचुएशन देखते हैं कि ये किया तो ये बढ़ गया, दैट दे विल इवैल्यूएट। बट आपने क्योंकि बस लिख दिया केस स्टडी केनिया मॉडल, कौन सा केनिया मॉडल, कौन है केनिया, कहाँ है केनिया, आधे लोगों को नहीं पता होगा, केनिया वालों को नहीं पता केनिया कहाँ है। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये समझना है, फालतू चीजों के पीछे नहीं भागना है, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक एग्जाम्पल्स रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसको कर देंगे तो किला फतेह हो जाएगा, एंड दिस विल सिंप्लीफाई योर प्रिपरेशन। जो फालतू की चीजें रटने के चक्कर में हम कॉम्प्लिकेट करके बैठे हैं, उससे मार्क्स कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, क्योंकि हम ना तो उतना एग्जाम में दे पा रहे हैं। देयर इज अ वेरी फेमस करंट अफेयर्स कोचिंग हियर, है ना, बहुत चल रहा है, वो बहुत चलते थे। उनकी अगर आप कॉपीज देखेंगे, राइट, उनके जो आप करंट अफेयर्स के नोट्स देखेंगे, एक एक टॉपिक के अंदर 10-10, 15-15 पेजेस हैं, 10-10 कोटेशंस हैं, 10-10 केस स्टडीज हैं, 150 वर्ड लिखने हैं यार एंड में, कितना लिख पाओगे? और वेरीफाई करने का सबसे सिंपल तरीका, जितने लोग वो क्लेम करते हैं कि हमारी क्लास से हैं, उनकी कॉपीज देख लेना, क्या उस नोट्स में से कुछ भी लिखने की कोशिश कर पाए हम? लोग सिर्फ भीड़ में जा रहे हैं, और क्योंकि भीड़ जा रही है तो हिट रेट बढ़ जाता है, हिट रेट बढ़ जाता है तो नाम भी छप जाता है, अगली भीड़ और जाती है। बट जिसका नाम छपा है, एक बार ज्वाइन करने से पहले कोई भी क्लास, जस्ट चेक देयर कॉपीज एंड चेक द प्रीवियस ईयर नोट्स कि वो कितना यूज कर पाए कॉपीज में, तब तो वर्थ है, नहीं तो फोमो मत करिए फालतू का। ये बहुत होता है, एग्जाम जैसे पास आता है सारे फोमो बाहर खुल के आ जाते हैं, है ना, क्योंकि हम रेशनैलिटी को एक तरफ कर देते हैं, जब डर लगता है फिर हम वो सब करते हैं जो हो सकता है, पूजा वूजा भी कराते हैं कि चलो पढ़ाई छोड़ो पूजा कर लेते हैं, क्या पता भगवान ही नहीं ये बार कर दे, वो कुछ नहीं होता है इससे। सो एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड, प्लीज बी वेरी माइंडफुल, हाउ मच विल आई हैव टू पुट इन एफर्ट एंड व्हाट विल बी द आउटकम दैट आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, विल आई बी एबल टू यूज इट और नॉट एट ऑल। इम्प्रैक्टिकल नोट्स हैं मेरे हिसाब से, एक्सट्रीमली इम्प्रैक्टिकल नोट्स, अलग अलग थिंकर, अलग अलग ऑथर के नाम लिखवा देते हैं रैंडमली, है ना, जो शायद कोई वेरीफाई भी ना कर पाए एग्जाम में। उतना आपको रटना पड़ेगा, उतना आपको वहां रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो हो ही नहीं पाएगा उतने पैसे। आई हैव नॉट सीन मेनी स्टूडेंट्स ऑफ देयर क्लास, इन फैक्ट आई हैव नॉट सीन अ सिंगल कॉपी जिसमें एक आध क्वेश्चन से ज्यादा कोई यूज कर पाया हो। आई हैव नॉट सीन वन, दिख जाए तो बता देना, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। तो जरूरत ही नहीं है फालतू हेडेक ले रहे हैं हम करंट अफेयर्स की ऐसे, राइट। जितना करंट अफेयर्स नॉर्मली मिल जाता है, 2 पेज में आपको एक आर्टिकल मिल गया, उतना ही आप लिखाओगे, उसमें नंबर आ जाएंगे आपके, आपको उससे ज्यादा फैंसी पने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स द थिंग।